नमस्कार साथियों, कस्तूरी देवी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हमारी चर्चा चल रही थी फाइनल में निबंधों के बारे में। किसके बारे में? निबंधों के बारे में। तो निबंधों के बारे में हमने सामान्य जो भी बातें थी वो कर ली थी। तो पिछली कक्षाएं थी हमारी, उसमें सामान्य बातचीत हमारी हो गई थी निबंधों से लेकर के। निबंध क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है, इसका विकास क्रम क्या है, कैसे कैसे निबंधों का विकास हुआ, ये सारा सब कुछ हमने क्या कर लिया था, पिछली कक्षा में देख लिया था। अब बात होती है किसकी? जो फर्स्ट निबंध आपके साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यानी जो जन सामान्य व्यक्ति है उनका हृदय का जो विकास है वो क्या है? साहित्य है। तो ये टाइटल है, जो ये शीर्षक है, इस नाम से हमारा निबंध है। और इसके लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। तो बालकृष्ण भट्ट जो लेखक है इस निबंध के, इसके बारे में हमने कल थोड़ा सा जानकारी ली थी पिछली वाली कक्षा में। तो पिछली वाली कक्षा हुई थी, उसमें बालकृष्ण भट्ट जो भारतेंदु के क्या है? निबंधकार है। यानी भारतेंदु के सब प्रसिद्ध निबंधकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट। तो कहने का मतलब ये है, जो बालकृष्ण भट्ट के बारे में हमने कल जो सामान्य जानकारी ली थी इनके साहित्य के बारे में, इनके निबंधों के बारे में, इन्होंने निबंधों के क्षेत्र में कितनी प्रसिद्धि प्राप्त की है। तो भारतेंदु के प्रसिद्ध निबंधकार माने जाते हैं कौन? बालकृष्ण भट्ट। अब भारतेंदु के प्रसिद्ध निबंधकार होने के बावजूद जो हिंदी साहित्य के जो निबंधकार है, प्रसिद्ध निबंधकार है, उनमें भी ये क्या करते हैं? अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। यानी हिंदी साहित्य के जो प्रमुख निबंधकार है उनमें विशिष्ट स्थान कौन रखते हैं? बालकृष्ण भट्ट। यानी उनके अंदर भी बालकृष्ण भट्ट विशिष्ट स्थान अपना रखते हैं। तो कहने का मतलब है कि बालकृष्ण भट्ट एक प्रसिद्ध निबंधकार है। और जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, आपके आलोचक है, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट को हिंदी साहित्य का क्या कहा है, या हिंदी निबंधों का क्या कहा है? स्टील। क्या कहा है? स्टील। तो हिंदी साहित्य का निबंध के स्टील कौन कहलाते हैं? बालकृष्ण भट्ट। कौन कहलाते हैं? बालकृष्ण भट्ट। तो हिंदी साहित्य का स्टील या निबंधों का स्टील भी किसे कहा जाता है? बालकृष्ण भट्ट को। और ये उपाधि इनको आचार्य रामचंद्र शुक्ल से प्राप्त हुई। यानी रामचंद्र शुक्ल ने ये उपाधि इनको प्राप्त कि इनको ये उपाधि दी थी। तो ये जो भी बातें हुई थी कल हमारी जो पिछली वाली क्लास थी, उसमें हमने इसके साहित्य के, यानी जो बालकृष्ण भट्ट है इनका जो निबंध साहित्य है या और विधाओं पे भी जो भी इन्होंने साहित्य लिखा, इनके साहित्य की क्या विशेषताएं हैं, ये सारी सब कुछ चर्चा हमारी पिछली कक्षा में क्या हो गई थी? कंप्लीट हो गई थी। अब नेक्स्ट जो हमें बातचीत करनी है वो किसके ऊपर करनी है? किसके ऊपर? साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। यानी जो साहित्य है वो किसका विकास है? जो जन समूह है, यानी जो लोग बाग है, जो उनका हृदय है, उनका क्या है? विकास है। और इस जो ये क्या है? निबंध है। और इसके लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। तो बालकृष्ण भट्ट के इस निबंध की हम चर्चा करें कि साहित्य जन समूह के हृदय का विकास किस प्रकार से है। तो उसके बारे में अगर हम विस्तार से बात करें तो साहित्य होगा, यानी कोई सा भी लेखक देख लो, या हिंदी साहित्य में जो साहित्य रचा गया हमारा, तो वो जो साहित्य है, तो साहित्य जो जन समूह है, यानी जो जन, जैसे अभी प्रेमचंद के बारे में बात करें तो प्रेमचंद ने जितना भी साहित्य लिखा वो किसको लेकर के लिखा? समाज, यानी समाज सुधार को लेकर के प्रेमचंद ने अपने साहित्य का निर्माण किया। चाहे वो कहानी देख लो या उपन्यास देख लो, यानी उन्हें उपन्यासों का विषय भी किसे बनाया? समाज सुधार को। और अपनी कहानियों का विषय भी क्या बनाया? समाज सुधार को। तो यानी अगर हम पर्टिकुलर बात करें तो समाज सुधार को लेकर के उन्होंने अपने साहित्य का निर्माण किया। यानी जो साहित्य में जो लेखनी चलाई प्रेमचंद ने, वो किसको लेकर के चलाई? समाज सुधार को लेकर के। किसको? समाज सुधार को लेकर के उन्होंने अपनी लेखनी चलाई। तो उसी प्रकार इसकी बात करें, साहित्य जन समूह का हृदय का विकास है, तो कोई भी साहित्य हो, जो भी साहित्य लिखे गए, तो जो साहित्य है वो जन समूह के हृदय, यानी जो जन सामान्य लोग बाग हैं, जो आम बोलचाल या आम जो मनुष्य हैं, उनके आम मनुष्यों के, यानी जो नॉर्मल दिनचर्या वाले इंसान हैं, जो मध्यम वर्ग में जीवन यापन करने वाले इंसान हैं, उनके हृदय का क्या है? विकास है। यानी जो उनका हृदय है, जो उनका मन है, जो उसका कैसे विकास होगा? जैसे साहित्य लिखोगे आप, जैसे प्रेमचंद ने लिखा, उसी बालकृष्ण भट्ट ने भी लिखा और साहित्यकारों ने लिखा। तो जिन साहित्यकारों ने जन समूह को आधार बना करके या जन सामान्य को आधार बना करके अपने साहित्य का निर्माण किया, अपने साहित्य को लिखा, तो उसके हृदय का विकास किस प्रकार हुआ कि जैसे मान लो को जन समूह को लेकर के साहित्य का निर्माण है, तो जन समूह में जागृति उत्पन्न की जाएगी। उस साहित्य के माध्यम से जन समूह में क्या लाई जाएगी? जागृति लाई जाएगी। और वो जो भी उसकी भाषा होगी, उसकी शैली होगी, वो जन समूह के अकॉर्डिंग क्या होगी? उनकी भाषा और शैली
होगी। यानी जनसमूह को लेकर के जिस साहित्य का निर्माण किया गया है तो उस साहित्य के माध्यम से जनसमूह के हृदय का क्या होता है, विकास होता है। यानी उनके हृदय में क्या बात फिट होती है कि हाँ, इस साहित्य के माध्यम से मुझ में ये विकास हुआ या मुझ में ये परिवर्तन आया। यानी जनसामान्य व्यक्ति को आप बदलना चाहो, उसकी दिनचर्या को या उसके जो हृदय में विकास उत्पन्न करना चाहो, या उसको जो भी सामाजिक सुधार है या सामाजिक सुधारों को, उसकी सामाजिक सुधार कब होगी, जब उसके हृदय परिवर्तन होगा। यानी जो पुरानी रीति रिवाज परंपराएं बनी हुई हैं, उन परंपराओं से ऊपर उठ के मनुष्य सोचने लगेगा। ये सब किसके माध्यम से होगा, एक साहित्य के माध्यम से। किसके माध्यम से, एक साहित्य के माध्यम से। तो उस साहित्य को लेकर के, यानी उस साहित्य के माध्यम से कैसे एक जनसाधारण का मनुष्य, एक जनसाधारण मानव है, ये जो जनसाधारण मनुष्य है, उसका हृदय परिवर्तन किस प्रकार हो जाता है, उसको लेकर के निबंध क्या हुआ है हमारी चर्चा में। यानी उस बिंदु को लेकर के इस निबंध का निर्माण या उसका लेखन कार्य किया गया है, और इसके लेखक बालकृष्ण भट्ट है। तो बालकृष्ण भट्ट ने जो साहित्य है उसके किस प्रकार उससे जनसमूह का हृदय का विकास होता है, उसको उस बात को या उस बिंदु को लेकर के इस निबंध का क्या किया है, निर्माण किया है। अब बात करें इस निबंध की जो मुख्य मुख्य बातें हैं उसके बारे में। ये बात तो आपकी क्लियर हो गई कि जनसाहित्य यानी जो साहित्य है वो जनसमूह के हृदय का विकास किस प्रकार से है। यानी जो साहित्य है तो जनसमूह के हृदय का विकास कैसे होगा। जैसे मान लो कोई भी हम जैसे प्रेमचंद लिखते हैं, अब प्रेमचंद की जितनी भी रचनाएं वो समाज सुधार को लेकर के है। अब समाज सुधार को लेकर के तो वो बोलचाल की साधारण भाषा में का उन्होंने प्रयोग किया, और उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए, लोगों में सुधार करने के लिए कि लोगों में क्या जागृति उत्पन्न हो और उस विषय की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित हो, और उसके प्रति लोगों में क्या होनी चाहिए, जागृति उत्पन्न होनी चाहिए कि अपने साथ क्या हो रहा है, कैसे एक मनुष्य का शोषण किया जा रहा है पूंजीपतियों द्वारा, कैसे किसान की हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही है, औरतों की हालत कैसी हो रही है, उनके साथ किस प्रकार से शोषण हो रहा है, दलितों की क्या हालत हो रही है, कैसे समाज में छुआछूत की व्यवस्था विद्यमान है, दहेज प्रथा किस प्रकार चल रही है, बाल विवाह कैसे प्रचलित कैसे हो रहा है, सती प्रथा विद्यमान है। इन सब बातों को आप अगर सामान्य बोलचाल की भाषा में और सामान्य जनजीवन तक पहुंचाने की कोशिश करोगे तो उनके हृदय का क्या होगा, विकास होगा। यानी वो उन चीज़ों की उनको नॉलेज होगी और फिर वो इनसे ऊपर उठ के सोचने की शक्ति उसमें क्या होगी, यानी उनका आदर्श भाई उनके आदर्श भाव है जो क्या उभर कर सामने आएंगे और इन कुरीतियों का क्या होगा, समापन होगा। तो यही इस निबंध का मुख्य उद्देश्य है कि साहित्य से जनसमूह के हृदय का विकास हुआ है, और वो किस प्रकार से हुआ है वो मैंने आपको भी बताया। अब जो निबंध में जो सामान्य सी बातें दी गई उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो प्रश्न बिंदु देखते हैं हम इसका। तो किसी देश का इतिहास पढ़ने से, यानी अगर किसी देश का इतिहास या हिस्ट्री पढ़ोगे आप तो पढ़ने से केवल बाहरी हाल उस देश के आपको क्या होंगे, मालूम चलेंगे। यानी इतिहास पढ़ने से आपको उस देश के क्या मालूम चलेंगे, बाहरी हाल चाल ही मालूम चलेंगे। यानी जो आंतरिक स्थिति है देश की, देश के अंदर क्या हो रहा है वो आपको मालूम नहीं होगा। हो जाएगा क्या, मालूम नहीं होगा, क्योंकि देश की क्या हालत है, कैसी स्थिति है, कैसे लोगों का रहन सहन है, कैसी उनकी जीवन शैली है, किस प्रकार वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, सारा सब कुछ क्या होगा वो बाहरी हाल चाल ही मालूम होगा इतिहास से। तो और जो आंतरिक स्थिति है वो किससे मालूम होगी आपको, साहित्य से। किससे, साहित्य से। यानी जो साहित्य पढ़ोगे ना आप किसी देश का तो उस साहित्य में वो जो भी है वो किससे होंगे। कहने का मतलब यही है कि साहित्य से आपको क्या होगा, तो कहने का मतलब है कि जो उसकी आंतरिक जो भावनाएं हैं, जो आंतरिक स्थिति है वो किससे मालूम चलेगी आपको, साहित्य से। किससे, साहित्य से। यानी इतिहास तो आप उसकी बाहरी जो भी है हाल उसी को आप क्या कर सकते हो, जान सकते हो। जैसे इतिहास पढ़ लिया तो इतिहास से आपको मालूम होगा कि वो राजा था, ऐसे ऐसे उसने कार्य किया, ऐसे उसने उस मजदूरों का शोषण किया, ऐसे जनता का शोषण किया, किसानों की ऐसी ऐसी हालत थी, तो वो इतिहास से आपने जान लिया। लेकिन जो किसान की जो मेन स्थिति है, उसका कैसा जीवन यापन हो रहा है, उसकी क्या हालत हो रही है, उसको अपनी रोजी रोटी के लिए कितना संघर्ष करना पड़ रहा है, वो सारा सब कुछ कैसे मालूम होगा आपको, वो मालूम होगा आपको साहित्य से। क्योंकि कवि क्या है, लोगों के क्या है हृदय की बात को, यानी उनकी आंतरिक बात को, उनके मन में क्या चल रहा है उसको कल्पनाओं के माध्यम से अपने साहित्य में क्या करता है, स्थान
देता है। यानी जो रचनाकार होता है वो उसको क्या करता है, कल्पनाएं करता है कि वाकई में अब इसकी हालत ऐसी हो गई है, तो उस हालत को वो क्या करता है, यथार्थ रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश करता है अपने साहित्य के माध्यम से। इसीलिए कहा गया है कि जो बाहरी हाल चाल है वो आपको इतिहास से मालूम हो जाएगा किसी देश का, लेकिन अगर उस देश की आपको आंतरिक स्थिति जाननी है, उस देश की अगर आंतरिक व्यवस्थाओं के बारे में आपको जानना है, उसके लोगों की मन स्थिति को अगर आपको पहचानना है, तो किसके माध्यम से पहचान सकते हो, साहित्य के माध्यम से। अगर नेक्स्ट बिंदु की हम बात करें इसी में आगे, तो उस देश को क्या कर सकते हैं हम, बाहरी हाल चाल तो इतिहास से जान सकते हो, लेकिन उसका साहित्य के अनुशीलन यानी उसके साहित्य के अध्ययन से समय समय के अभ्यंतरिक भावों में परिपुष्ट हो सकते हैं। यानी समय समय पर, यानी किस समय कैसी स्थिति थी, इस समय क्या स्थिति है और आगे कैसी स्थिति रहेगी, तो समय समय पे जो जो स्थितियाँ आएंगी उनका आप किस हिसाब से, साहित्य के हिसाब से जानकारी ले सकते हो। यानी अलग अलग समय का अलग अलग साहित्य आपके सामने उपलब्ध होगा। अब आगे नेक्स्ट बिंदु पर चलते हैं। हमारे पुराने आर्यों का साहित्य क्या था, वेद। अब जैसे बात करें आर्यों की, जो आर्य हुए थे जो, तो उनका जो साहित्य क्या था, वेद था। यानी आर्यों के बारे में हमें जो जानकारी मिलेगी वो किसके माध्यम से मिलेगी, वेदों के माध्यम से। अब वेद भी किस में आते हैं, साहित्य में। किस में आते हैं, साहित्य में। तो जो वेद हमारे जो साहित्य का एक पार्ट है, तो वेदों के माध्यम से हमें जो प्राचीन आर्य जनजाति थी उसके बारे में हमें क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। अब वो जानकारी मिलेगी, अगर इतिहास की बात करें तो इतिहास के हिसाब से तो इनके क्या बाहरी जानकारी आपको मिल पाती, लेकिन वेदों के माध्यम से आप आर्यों की आंतरिक स्थिति के बारे में भी अच्छे से पहचान सकते हो। यानी वहाँ पे कौन सी तो उनके साहिब भाषा थी, वो कैसे रहते थे, आर्यों का कैसा वेश था, कैसा वो उनका काम था, कैसी उनकी दिनचर्या थी, किस प्रकार वो रहते थे, तो सारा सब कुछ जो भी आर्यों के बारे में जानकारी है वो हमें किससे मिलेगी, वेदों से। यानी जो वेद साहित्य हैं, वेदों का अध्ययन करने से हमें तत्कालीन समय की, यानी जो तत्कालीन समय था उसकी आंतरिक स्थिति या आंतरिक परिस्थितियों के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो यही बताना चाह रहा था हमारा निबंध है, जो हमारी निबंध है साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास, वो यही बात बताना चाहता है कि जो साहित्य है उससे जनसमूह के हृदय का विकास किस प्रकार से होता है। तो आर्यों की जो आंतरिक स्थिति है, जो उनका जो आंतरिक स्थिति है, उसको किसके माध्यम से पढ़ोगे आप, वेदों के माध्यम से। तो वेदों का अध्ययन करने से हमें बहुत ही आंतरिक स्थितियों का क्या होगा, मालूम होगा, जिससे हमारे हृदय का क्या होगा, विकास होगा। यानी हमारा हृदय उसके बारे में पूर्ण जानकारी हमको प्राप्त होगी। यानी जो आंतरिक रूप से जो जानकारी है हमें आर्यों के बारे में कहाँ से मिलेगी, वेदों से। अगर आर्यों के बारे में हमें अंदर से कुछ या आंतरिक बातें जाननी है तो हमें वेदों का अध्ययन करना ही करना पड़ेगा। तो वेदों का अध्ययन करेंगे तो हमें आर्यों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अब बात करें आगे नेक्स्ट बिंदु की। वेद के उपरांत रामायण और महाभारत साहित्य के बड़े अंग माने जाते हैं। तो यानी जो वेद थे, यानी वेद क्या है, साहित्य का बहुत बड़ा अंग माना जाता है। यानी ये साहित्य का ही क्या है, एक पार्ट है। तो उसी प्रकार महाभारत और रामायण को भी हम साहित्य की श्रेणी में रखते हैं। यानी जो उस समय महाभारत और रामायण की जो रचना ही वाल्मीकि और व्यास द्वारा, वाल्मीकि ने रामायण की रचना की और महाभारत की रचना में महर्षि वेद व्यास ने की। तो महाभारत और रामायण से साहित्य के बड़े बड़े अंग समझे गए, यानी साहित्य के बहुत बड़े अंग समझे जाते हैं दोनों। यानी इस दोनों ग्रंथों से तत्कालीन समय की आंतरिक स्थितियों के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त होती है। उसी प्रकार आप रामायण को ले लो। रामायण जो ग्रंथ है उसमें राम के जीवन की जो सारी दिनचर्या है, जो अयोध्या था उसकी जो सारी दिनचर्या है, इसमें उसका क्या है, वर्णन है। यानी उसके बालपन से लेकर के वनवास जाना और उसके लास्ट तक का सारा सब कुछ, सीता जी से शादी वादी करना और वो वनवास सभी का क्या है, इसमें वर्णन है। तो वो सिचुएशन कैसी थी उस समय, किस प्रकार समाज की स्थिति थी, जैसे मान लो वो कैसे राजपाट था, राम राज्य किस प्रकार का था, उसमें कैसे प्रजा दुखी नहीं रहती थी, कैसे राम प्रजा की खातिर वो वनवास जाते हैं, कैसे कठिन जीवन जीते हैं। तो उस सबको एक यथार्थ रूप में कवि ने क्या किया, इसके माध्यम से प्रस्तुत किया है। यानी तो वो ये महाभारत और रामायण क्या हो गए, बहुत बड़े ग्रंथ हो गए, किसके, साहित्य के। तो इनके माध्यम से जनसमूह है
जो उस समय का जनसमूह है उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। और उस जनसमूह के रीति का विकास है, यानी साहित्य से जो हमारा जनसमूह है, अभी जैसे कोई भी लोग महाभारत और रामायण पढ़ते हैं तो हमारे हृदय का विकास होता है कि नहीं होता है, यानी हमारा हृदय विकसित होगा, यानी हमारे को जो वो आंतरिक ज्ञान है हमारे उस समय का, तत्कालीन समय का, वो आंतरिक ज्ञान हमें किसके माध्यम से प्राप्त होगा, इनके माध्यम से। यानी महाभारत के समय का और रामायण के समय की जो भी परिस्थितियाँ थी, उस समय किस प्रकार का समाज था, कैसी सिचुएशन थी, कैसी जो भी सामाजिक स्थितियाँ थी वो किस प्रकार की थी, कैसे लोग भागते, लोगों की सोच क्या थी, रहन सहन क्या था, बोलने का तरीका क्या था, कैसे रहते थे, कितने की ईमानदारी थी, बेईमानी की ठीक नहीं थी, सारा सब कुछ जो भी है वो तत्कालीन समय की जानकारी हमें इन ग्रंथों के माध्यम से मिलती है। अगर हम इन ग्रंथों को पढ़ेंगे तो हमें बाहरी जानकारी तो मिलेगी, लेकिन जो आंतरिक जानकारी है वो भी हमें पूरी तरह से क्या होगी, प्राप्त होगी। यानी पूरी तरह से हम आंतरिक जानकारी को भी क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए आंतरिक यानी आंतरिक जानकारी को प्राप्त करने के लिए साहित्य सबसे बड़ा स्रोत है, और ये तत्कालीन समय के सबसे बड़े अंग माने जाते हैं साहित्य के, रामायण और महाभारत। अब महाभारत से भी उस समय की स्थितियाँ कृष्ण भगवान की कैसी प्रकार थी, उसने कैसे छल कपट का भी सहारा लिया था, तो सारा सब कुछ, यानी कि कुछ जगह वो किस प्रकार से लेते थे, किनका उन्होंने पक्ष लिया, सारा सब कुछ मतलब एक पर्टिकुलर जो जानकारी मिलती है वो अपने को साहित्य से मिलती है कि तत्कालीन समाज कैसा था, यानी उस समय की परिस्थितियाँ किस प्रकार की थी। अब बात करें आगे, वाल्मीकि ने जिन बातों को अवगुण समझा, यानी वाल्मीकि ने जिन बातों को अवगुण समझा और राम के माध्यम से उन्होंने क्या किया, उन चीज़ों को प्रस्तुत किया, वे ही सब व्यास के समय में क्या हो गई, गुण हो गई। यानी वाल्मीकि ने जिन बातों को अवगुण समझ रखा था अपने साहित्य में, यानी अपने साहित्य के माध्यम से जिन बातों को उन्होंने अवगुण के तौर पर दर्शाया, उन्हीं बातों को व्यास ने, यानी उन्हीं बातों को महर्षि व्यास के समय में किसके समान माना गया, गुण के समान। यानी दोनों की बातों में भी क्या डिफरेंट है, यानी महर्षि वाल्मीकि के समय की बातें जो गुण थी वो व्यास के समय में क्या मानी जाती थी, वो अवगुण, जो वाल्मीकि के समय के जो अवगुण है वो व्यास के समय के क्या माने जाते हैं, गुण माने जाते हैं। तो देख लो तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियाँ किस प्रकार की थी, यानी जैसा जैसा समाज है, जैसी जैसी परिस्थितियाँ हैं, उसी प्रकार की सामाजिक स्थितियाँ हमारे सामने रहती है। यानी अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार की परिस्थितियाँ रहती है, और अलग अलग प्रकार से हमें क्या करना पड़ता है, उसको सोचना पड़ता है उसी प्रकार से। यानी जैसी सिचुएशन होती है हमें उसी प्रकार से सोचना पड़ता है, उसी प्रकार से हमें आगे बढ़ना पड़ता है। इसीलिए साहित्य जनसमूह के हृदय का क्या है, विकास है। यानी धीरे धीरे उसके हृदय का क्या होता रहता है, विकास होता रहता है कि ऐसी परिस्थिति में हमें ये करना है, और ऐसी परिस्थिति में हमारे मन में ये बात होनी चाहिए, ऐसी परिस्थिति में हमें इस प्रकार से काम करना चाहिए। अब नेक्स्ट बिंदु की बात करें, हिंदू जाति में कौमियत के छिन्न भिन्न होने का सूत्रपात पुराणों के द्वारा हुआ। तो जो हिंदू जाति है, जो उसमें छिन्न भिन्नता आई, यानी जो बिखराव आया, इसका वर्णन आपको कहाँ से देखने को मिलेगा, यानी इसका सूत्रपात हुआ था पुराणों में। अगर आप पुराणों का अध्ययन करोगे, पुराण भी किसके अंतर्गत आते हैं, साहित्य के अकॉर्डिंग किसके अंतर्गत आते हैं, साहित्य के, यानी पुराने यानी जो प्राचीन ग्रंथ है उनको पढ़ोगे आप, तो जो भारतीय हिंदू जाति है, यानी जो हिंदू समाज है, हिंदू धर्म है, उसमें जो छिन्न भिन्नता है उसका वर्णन आपको किसके माध्यम से प्राप्त होगा, पुराणों के माध्यम से। अगर पुराणों का आगे अध्ययन करोगे तो आपको हिंदू जाति की जो कौमियत है उसकी जो छिन्न भिन्न अवस्थाएं हैं कि किस प्रकार उनमें छिन्न भिन्न हुआ, कैसे वो बिखरी, वो सारा सब कुछ पुराणों के माध्यम से आपको प्राप्त होगा। यानी इतिहास के माध्यम से आप उसकी बाहरी जानकारी ले सकते हो, लेकिन जो छिन्न भिन्न हुआ, जो उनमें बिखराव उत्पन्न हुआ, उसकी जो आंतरिक जानकारी है वो आपको पुराणों के माध्यम से प्राप्त होगी, यानी एक साहित्य के माध्यम से प्राप्त होगी। यानी उस साहित्य के माध्यम से आप उसकी आंतरिक स्थिति को भी पहचान सकते हो कि ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ थी जिसकी वजह से हिंदू समाज में क्या आ गई, भिन्नता आ गई, यानी छिन्न भिन्न हो गया, यानी कटपट गया, यानी टूट फूट गया। वो किस प्रकार से टूटा हुआ आप साहित्य के माध्यम से आसानी से जान सकते हो। अब नेक्स्ट बिंदु की चर्चा करें तो महाभारत के उपरांत भारत और ही हो गया, यानी महाभारत है उसके उपरांत भारत क्या हो गया, और का और ही हो गया, यानी बिल्कुल ही क्या हो गया, बदल
गया। इसकी दशा में परिवर्तन के साथ ही साथ इसके साहित्य में भी परिवर्तन आया। किस में परिवर्तन आया? साहित्य में भी परिवर्तन आया। कहने का मतलब ये है कि महाभारत के बाद में भारत की स्थितियाँ क्या हो गई? चेंज हो गई। यानी उनकी स्थितियों में बिल्कुल ही क्या हो गया? चेंज हो गया। यानी सारी स्थितियाँ बिल्कुल ही क्या हो गई? चेंज हो गई। और इस दशा में परिवर्तन के साथ ही, यानी इस दशा में परिवर्तन के साथ ही साथ इसके साहित्य में भी बड़ा परिवर्तन आया। किसमें? इसके साहित्य में बड़ा परिवर्तन आया। यानी महाभारत के बाद का जो साहित्य लिखा गया उसमें भी क्या आया? बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। किसमें? साहित्य में। क्योंकि तत्कालीन समाज के अकॉर्डिंग क्या होता है? साहित्य का निर्माण होता है। यानी तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियाँ कैसी है? यानी तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों की जो आंतरिक स्थितियाँ वो किस प्रकार की है, उन्हीं के अकॉर्डिंग साहित्य का निर्माण होता है। जैसे मान लो अभी कोई साहित्य का वर्तमान में निर्माण होगा तो अब वर्तमान की जो परिस्थितियाँ हैं उसी के अकॉर्डिंग साहित्य का क्या होगा? निर्माण होगा। आप पुरानी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग साहित्य का क्या नहीं कर सकते? निर्माण नहीं करते। यानी पुरानी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग आप साहित्य नहीं लिख सकते। यानी जो साहित्य की रचनाएं होंगी वो वर्तमान परिस्थितियों के अकॉर्डिंग चलती है। यानी वर्तमान में कैसी परिस्थितियां हैं, लोगों की कैसी हालत है। जैसे मान लो भी कोरोना चला तो कोरोना के हिसाब से जो भी परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है उसके अकॉर्डिंग भी एक साहित्य का निर्माण किया जा सकता है। यानी जैसी परिस्थितियाँ होगी हमारे देश काल में या हमारे देश में जो भी स्थितियाँ होगी, यानी तत्कालीन समय में जो परिस्थितियाँ घटित होती है उनके अकॉर्डिंग ही साहित्य का क्या किया जाता है? निर्माण। यानी साहित्य कैसा होना चाहिए? नया नया और लगना चाहिए। तत्कालीन कैसी परिस्थितियाँ हैं वो उसी के अकॉर्डिंग साहित्य का निर्माण होता है। तभी साहित्य क्या होगा? प्रभावी होगा। नहीं तो वह प्रभावी होगा, यानी वो अपना प्रभाव नहीं छोड़ेगा। तो साहित्य जो महाभारत की बात है उसके उपरांत भारत क्या हो गया? और का और ही हो गया। और इसकी दशा में भी क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। यानी परिवर्तन हो गया और साहित्य में भी बढ़िया परिवर्तन है। यानी इसकी दशा भी परिवर्तित हो गई। यानी दिशा में भी क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। और इसके साहित्य में भी क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। किसके? हिंदी साहित्य के बारे में। वेद की भाषा संस्कृत थी। वेदों की भाषा क्या थी? संस्कृत। यानी जो वेद थे, आर्यों के जो वेद थे, नीचे आर्यों के बारे में जानकारी मिलती है। उनकी भाषा क्या थी? संस्कृत थी। लेकिन उनकी भाषा संस्कृत थी, लेकिन इसलिए इन्होंने संस्कृत को बिगाड़ कर, किन्होंने? बौद्धों ने, यानी जो बाद में बौद्ध आए उन्होंने संस्कृत को बिगाड़ कर प्राकृत भाषा को जारी किया। यानी जो वेदों की भाषा संस्कृत थी इसलिए इन्होंने क्या किया? बौद्धों ने प्राकृत को क्या किया? वो इसको संस्कृत को तो बिगाड़ दिया और प्राकृत को क्या किया? भाषा को जारी की। यानी प्राकृत भाषा का क्या किया? साहित्य रचना शुरू की। यानी प्राकृत भाषा का उन्होंने क्या किया? विकास किया। तो इस प्रकार जो आपका हिंदी जो साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, क्या जो साहित्य है जो जनसमूह के हृदय का क्या है? विकास है। उसके बारे में क्या था? सामान्य सी हमारे पास जानकारी थी। जो लास्ट वाला बिंदु है आपका कि वेदों की भाषा संस्कृत थी, इसलिए इन्होंने यानी किसने? जो बौद्ध थे उन्होंने संस्कृत को बिगाड़ करके क्या किया? प्राकृत भाषा का क्या किया? प्रयोग किया। यानी प्राकृत भाषा साहित्य की रचना हुई, क्योंकि तत्कालीन समाज में जो प्राकृत भाषा थी वही क्या थी? बोलचाल की भाषा में आ गई और संस्कृत क्या हो गई? धीरे धीरे विलुप्त होती गई। तो इस प्रकार ये जो साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, इसके निबंध के बारे में सामान्य सी जानकारियाँ आपके पास ये थी जो मैंने आपको भी बताई। तो कहने का मतलब यह है कि जो साहित्य है उससे जनसमूह के हृदय का विकास किस प्रकार होता है, इस बिंदु को लेकर के बालकृष्ण भट्ट ने एक निबंध तैयार किया है। क्या किया? एक निबंध तैयार किया है। निबंध के अकॉर्डिंग एक अपने साहित्य का निर्माण किया। निबंध के माध्यम से वो आपको बताना चाहता है हमको कि साहित्य जनसमूह के हृदय का किस प्रकार से विकास करता है। तो यानी साहित्य हैं, जो भी साहित्य हो गए, कौन कौन से? इतिहास भी क्या? इतिहास के बाहरी जानकारी देता है, लेकिन साहित्य क्या है? आंतरिक जानकारी देता है। तो साहित्य में आपके वेद भी हो गए। कौन हो गए? वेद हो गए, रामायण हो गई, महाभारत हो गया, और एक हो गए पुराण। क्या हो गए? पुराण हो गए। तो महाभारत हो गई, रामायण हो गया, पुराण हो गए, वेद हो गए, और जो भी आपके और कुछ साहित्य हो गया, जैसे उपनिषद हो गए। कौन है? उपनिषद। तो उपनिषद भी किसके अकॉर्डिंग आएगा? आपके साहित्य के अकॉर्डिंग। तो कहने का मतलब जो भी पुराने ग्रंथ है, जो पुरानी कथाएं हैं, उनके माध्यम से साहित्य के क्या होता है? उनके माध्यम से जनसमूह का क्या होता है? विकास होता है। उनके हृदय का क्या होता है? विकास होता है। यानी कहने का मतलब ये है
कि उनकी जो भावना है उनका क्या होती है, विकसित होती है, यानी उनकी सोच क्या होती है, विकसित होती है। जैसे मान लो अगर कोई किसान की दयनीय स्थिति के बारे में कोई साहित्य है, उसकी दयनीय स्थिति को अगर कोई दूसरा किसान पढ़ेगा तो उसका क्या होगा, विकास होगा, यानी उसके हृदय में भावनाओं का विकास होगा कि हाँ वाकई में इसकी हालत यह है, क्योंकि उस हालत को अच्छे से महसूस कर सकता है, क्योंकि वो भी उस परिस्थिति से गुजर सकता है या गुजरा हुआ होगा। इसीलिए साहित्य के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जी ने जनसमूह के हृदय का विकास होता है, इस बात की पुष्टि की है अपने इस निबंध के माध्यम से कि कैसे साहित्य से जनसमूह के हृदय का विकास होगा, किस प्रकार से उनके हृदय का विकास हो सकता है, वो इस निबंध के माध्यम से आपको बताने की प्रयास किया है। किसने? बालकृष्ण भट्ट ने। तो एक रिवीजन के तौर पर इन पॉइंटों को आप क्या कर लो, एक बार तो उनको नोट कर लो सारे पॉइंटों को, और एक बार ध्यान से क्या करो, एक बार और सुन लो ध्यान से। तो साहित्य जो क्या है कि जैसे मान लो कोई भी साहित्य की बात होती है तो इतिहास से तो हमें बाहरी जानकारी मिलेगी, लेकिन साहित्य से हमें क्या अंदर की जानकारी यानी आंतरिक ज्ञान भी या आंतरिक जानकारी भी प्राप्त होती है। कोई सा भी देश हो अगर उसके साहित्य का अध्ययन करोगे तो आपको आंतरिक जानकारी प्राप्त होगी, या फिर उसके इतिहास का अध्ययन करोगे तो बाहरी जानकारी प्राप्त होगी। और हमारे पुराने आर्यों के बारे में किससे जानकारी मिलती है? वेदों से। यानी वेद पढ़ोगे तो आपको आर्यों की आंतरिक स्थिति के बारे में भी जानकारी मिलेगी। और महाभारत और रामायण को भी किस में रखा जाता है? साहित्य के बहुत बड़े अंगों के रूप में रखा जाता है। और वाल्मीकि ने जिनको अवगुण समझा था, उन्होंने व्यास ने क्या माना? उनको गुण माना। यानी समय परिस्थिति के अनुसार क्या होता रहता है? बदलता रहता है। यानी जैसी परिस्थितियाँ होगी उसी के अनुसार साहित्य का निर्माण होगा और उसी के अकॉर्डिंग साहित्य क्या होगा? आगे बढ़ेगा। अब बात करें हिंदू जाति में, तो इनमें जानती है जो वो क्या छिन्न भिन्न अवस्था में थी, तो इसका सूत्रपात कहाँ हुआ था? पुराणों में। यानी पुराणों से हमें जानकारी मिलती है। अब आगे बात करें महाभारत की, तो महाभारत के उपरांत भारत और का और हो गया, यानी भारत की स्थिति क्या हो गई? बहुत ज़्यादा चेंज हो गई। और इसकी दिशा में भी क्या हुआ? यानी इसकी दशा यानी जो इसके हालात थे भारत के, उस हालातों में भी क्या आया? परिवर्तन आया। यानी भारत के हालात भी चेंज हो गए और भारत ही क्या हो गया? कहीं और का और हो गया। और इसके साहित्य यानी जो भारत का साहित्य है उसमें भी महाभारत के बाद में काफ़ी चेंज देखने को मिलता है। यानी उसके साहित्य में भी काफ़ी परिवर्तन आया। और वेदों की भाषा क्या थी? संस्कृति। यानी जो वेद आर्य के बारे में जानकारी मिलती है उसकी भाषा संस्कृति। लेकिन जो बौद्ध आए उनके बाद में फिर क्या हो गया? उन्होंने संस्कृत को तो बिगाड़ दिया और प्राकृत भाषा का क्या किया? उन्होंने जारी किया। प्राकृत भाषा का उन्होंने अपने साहित्य में प्रयोग किया। तो आज की क्लास आपकी क्या होती है? यहीं पे समाप्त होती है। अब जो नेक्स्ट क्लास आएगी, जो आपके नेक्स्ट निबंध है उसके बारे में क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तो आज जो आप क्लास है उसको यहीं पे विराम देते हैं। धन्यवाद।